हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है, गुरुन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपन जो क्लासें ले रहे हैं उसमें कल वाली क्लास में अपन पढ़ रहे थे पेरियोडिक टेबल, यानी तीसरा चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें कल वाली क्लास में अपन ने मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के बारे में जाना था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, उसके लिए पेरियोडिक लॉ क्या था, किस पर बेस्ड थी, ये सारी चीजें अपन ने कल देखी थी। आज की क्लास में अपन देखेंगे पेरियोडिसिटी। आज की क्लास में अपन उसकी पेरियोडिसिटी यानी एलिमेंट्स की आवर्तीता देखी जाएगी, जिसमें आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। ठीक है, तो आइए क्लास को शेयर कीजिए, सभी साथियों तक क्लास को पहुंचाएं और अब स्टार्ट करते हैं। देखो, कल वाली क्लास में अभी तक अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज देखते हैं इस चैप्टर में अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले अपन ने क्लासिफिकेशन में देखा था डोबे-राइनर के ट्रेड्स। डोबे-राइनर ने एटॉमिक वेट के बेस पे तीन तीन के ग्रुप बनाए, यानी तीन तीन के जोड़े बनाए, और उसके बेस पे उन्होंने क्या दिया, एक ट्रेड दिया, यानी ट्रिक नियम दिया, जिसको अपन बोलते हैं कि भाई डोबे-राइनर ट्रेड्स। उसके बाद वाला अपन ने देखा था कौन सा, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने कितने बनाए, न्यूलैंड ने 8-8 के ग्रुप बनाए थे। न्यूलैंड ने 8-8 के ग्रुप बनाए, यानी उन्होंने 8 एलिमेंट्स को एक लाइन में रखा। तो उन्हें लगा कि पहले और 8वें एलिमेंट्स के जो करेक्टर्स हैं उनमें वापस क्या हो रही है, सिमिलरिटी आ रही है। तो उसको बोला गया ऑक्टेव रूल्स। न्यूलैंड के रूल्स को क्या बोला गया, ऑक्टेव रूल्स। ये चीज अपन देख चुके हैं। उसके बाद अपन ने देखी मेंडलीव की पहले पेरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थे, तो यह है एटॉमिक वेट के बेस पे। किसके बेस पे, एटॉमिक वेट के बेस पे। मेंडलीव ने जो पेरियोडिक लॉ दिया था वो क्या था, मेंडलीव का पेरियोडिक लॉ था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, उनकी जो प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये किस पे डिपेंड कर रही है, उसके एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रही है। उसके एटॉमिक वेट के अनुसार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वापस रिपीट भी हो रही है। ये बताया था किसने, मेंडलीव ने। और मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल की खास बात ये थी कि मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल में उस समय कितने एलिमेंट्स थे, 63। इन्होंने क्या बनाए, इन्होंने ग्रुप बनाए। वो ग्रुप कितने थे, 8 ग्रुप। बाद में 9th ग्रुप बना, जिसको क्या बोला गया, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप, जिसमें किसको रखा गया, नोबल गैस को रखा गया। उसके बाद अपन ने देखा कि पीरियड्स कितने बनाए, पीरियड्स बनाए इन्होंने कितने, 7। ये बात थी किसकी, मेंडलीव की, जिसको अपन ने अच्छी तरह से देख चुके हैं। उसके बाद अपन ने देखा था कौन सा, ये मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल। उसके बाद अपन ने देखा था मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। कौन सी टेबल, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में अपन ने देखा, किसने बताई, तो हेनरी मोजले ने। किसने बताई थी, हेनरी मोजले ने। किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। मेंडलीव की पेरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पे। और मॉडर्न पेरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। इसके लिए जो रूल पेरियोडिक लॉ दिया था वो किसने दिया था, हेनरी मोजले ने। और हेनरी मोजले ने जो लॉ दिया वो क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी जहां मेंडलीव एटॉमिक वेट बोल रहा था, वहां हेनरी मोजले क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर। यानी उस हेनरी मोजले ने जो पेरियोडिक टेबल अरेंज की वो किसके अकॉर्डिंग की, वो की एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ये सारी चीजें अपन देख ली कल। उसके बाद अपन ने हर एक का कॉन्फ़िगरेशन देखा था। मैंने आपको बताया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एस ब्लॉक का अपन ने लिखा था NS1 से 2, फर्स्ट ग्रुप में NS1 और फर्स्ट ग्रुप सेकंड में NS2। ये किसके लिए था, ये एस ब्लॉक के लिए। इसी तरह अपन ने पी ब्लॉक का देखा। पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन था NS2 NP1 to 6। और इसी तरह 1 to 6 में अपन ने सभी अलग अलग देखा, जैसे NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 और NS2 NP6। ये कल अपन ने इन सभी को देखा था। ठीक है, यानी अपन ने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन के बाद पेरियोडिक टेबल देखी, पेरियोडिक टेबल के बाद अपन ने सभी ग्रुप वाइज सभी का क्या देखा था, अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। उसके बाद देखते हैं, तो अगला अपन ने देखा था डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का एक बार मैं फिर बता दूं, देखो NS2 N-1 D 1 to 10
और डी ब्लॉक कौन से थे? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स है वो कौन से आते हैं? डी ब्लॉक के। उसके बाद अपन ने देखा था कौन सा? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में दो सीरीज देखी थी अपन ने, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जैसे अपन ने देखा NS2 N-1 D0 to 1 N-2 F0 to 14, ये देखा था अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए? एफ ब्लॉक के लिए। अगर मैं बात करूं लेंथेनॉइड की तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 6, यानी 6S2 5D 6S2 5D1 4F0 to 14, ये किसके हो गया? लेंथेनाइड के लिए। और एक्टिनॉइड की बात करें तो 7S2 6D1 5F0 to 14, ये था एक्टिनॉइड के लिए। यहां तक की कंडीशन अपन कल वाली क्लास में देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी मतलब अपन ने अब हमको ये बताना है कि जो क्लास में अपन ने क्लासिफिकेशन किया है वो अपने किस काम का है। हमने ऐसी टेबल बनाई तो क्यों बनाई? हमने ऐसी टेबल बनाई तो क्यों बनाई? क्या यूज होगी? हमने टेबल बनाई, यानी जो मेंडलीव की टेबल या मॉडर्न पेरियोडिक टेबल अपन पढ़ रहे हैं, वो टेबल इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें उन सारी प्रॉपर्टीज यानी केमिकल जो एलिमेंट्स है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। हर एक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, अलग से याद रखना संभव नहीं। तो हमने क्या किया कि जो पेरियोडिक टेबल थी, जो जैसे हेनरी मोजले ने जो पेरियोडिक टेबल बनाई, वो इस अकॉर्डिंग बनी हुई है कि उसको अपन क्या है ग्रुप और पीरियड्स के अकॉर्डिंग देखें तो उनके कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं? वापस रिपीट हो रहे हैं। तो उन्हीं के अनुसार अरेंज करके अपन इन सबको देखेंगे कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे एटॉमिक रेडियस क्या है, उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जेड इफेक्ट क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन आज में जो क्लास है उसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, तो देखो सबसे पहले तो ये देखना अपन को कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है। हमें कुछ चीजों बातों का विशेष ध्यान में रखना है। अगर जैसे अपन यहाँ पर एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे हैं, किसी एटम की रेडियस पढ़ रहे हैं, तो रेडियस के अंदर अपन को एक चीज तो दिमाग में रखनी है कि अगर पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट यानी ग्रुप के पीरियड के अनुसार लेफ्ट टू राइट चले या ग्रुप के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम चले, तो एटॉमिक रेडियस या एटम की साइज पर क्या चेंज आएगा? क्या साइज बढ़ेगी या घटेगी? कैसे बढ़ेगी? क्यों बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? ये सारी चीजें अपन को क्या करनी है? देखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस, यानी एटॉमिक रेडियस का मतलब एटम की अपन को क्या देखनी है? रेडियस देखनी है। क्या देखनी है? तो देखो डेफिनेशन तो बिल्कुल छोटी सी है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस किसके बीच की? किसके बीच की? एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। अपन डिस्टेंस देखने तो किसके बीच की, यानी एटॉमिक रेडियस होती क्या है? डिस्टेंस है। कहां से लेकर? सेंट्रल, यानी यहां क्या है? यहां न्यूक्लियस है। यहां क्या है? न्यूक्लियस से लेकर आउटर सेल, यानी यहां तक जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच की क्या होगी? डिस्टेंस। इस आउटर सेल से लेकर न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। इसी को अपन ने क्या बोला है? रेडियस। समझ में आई लाइन? तो वापस देखो बिल्कुल इजी लाइन में कि एटम के सबसे सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लेकर आउटर सेल मतलब सबसे बाहर वाली सेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटॉमिक रेडियस। तो जो डेफिनेशन है वो तो बिल्कुल सिंपल। अब अपन देखेंगे एटॉमिक रेडियस का क्या इफेक्ट है, कैसे किन की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो देखो एटॉमिक रेडियस को अपन अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले कोवलेंट रेडियस। क्या बोले इसको? कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस, और इसी को अपन एटॉमिक रेडियस एन एटम इज ए हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ एटम लाइक बॉन्डेड एटम बाय ए सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। मतलब कहने का मतलब यह है, एक बार आराम से इसको समझना है कि एटम तो बहुत छोटा और उसकी जो अपन रेडियस देख रहे हैं रेडियस बहुत ज्यादा कम।
तो इसका मतलब हुआ कि हम ये कोवलेंट रेडियस कैसे देखेंगे। तो कोवलेंट रेडियस का मतलब है आपके पास कोई भी दो एलिमेंट्स है, जैसे ये लिया मैंने ए और बी, और इनके बीच में जो बॉन्ड बना है कोवलेंट बॉन्ड, वो कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस बोलूं, इसको क्या बोलूं, बॉन्ड लेंथ। क्या बोलूंगा इसको, बॉन्ड लेंथ। अगर मैं इसको आधा डिवाइड कर दूं तो ये इसके लिए, ये इसके लिए, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रेडियस। जैसे देखो अपना ये कोई एक एटम है, जैसे मैंने बोला इसको ए और इसको बोला बी, ठीक है, या दोनों अपने पास, जैसे मैंने ले लिया कि भाई मेरे पास दो मॉलिक्यूल है, वो जैसे ये ए है, ये ए है, दो अलग अलग अपने पास एटम आ गए। उन एटम का इसका सेंटर ये रहा और इसका सेंटर ये रहा, यानी दोनों का जो न्यूक्लियस है, ये इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस के बीच की ये डिस्टेंस है, जिसको अपन बोल रहे हैं डी। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है उसको अब मैंने लिख दिया डी। अगर मैं इस डी को हाफ कर दूं, इस डी को यानी यहां से ये, इस डी को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये इतनी सी क्या बची, ये रेडियस है, ये वाली क्या है, रेडियस। तो d/2 ये क्या हो गया, r रेडियस। और वही चीज यहां लिखी है, वही चीज अपन ने इसमें लिखी है कि द एटम इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का क्या, हाफ, वही क्या होती है, रेडियस होती है, वही क्या होती है, रेडियस। एक बार फिर देखो, बिल्कुल सिंपल है और हमें यहां से समझना है ये चीज। कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट रेडियस या इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक रेडियस, होती क्या है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, दोनों दो एलिमेंट्स के, दो एलिमेंट्स या दो एटम के बीच जो न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस का आधा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस आर। उसको अपन ने क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस आर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिया तो अपन ने देखो कौन सी देखी, मेटेलिक रेडियस। दूसरी अपन देखते हैं कौन सी, मेटेलिक। देखो इस डिपेंड एज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजस्टेड न्यूट्रल मेटल एटम, यानी कोई भी वही चीज कि हमारे पास ये दो मेटल के एलिमेंट्स हैं, इनके बीच में यानी इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को भी बोला अपन ने क्या, डी। और इस डी का अपन कर लें आधा, यानी यहां तक, तो d/2 किसके इक्वल हो गया, आर के। d/2 किसके इक्वल हो गया, आर के। जैसे कि अपन ने देखो एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल को देख, एग्जांपल है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टमेंट पोटेशियम एटम, यानी ये अपने पास कौन से हैं, दो पोटेशियम के एटम है, इज ए सॉलिड इज 4.62 एंगस्ट्रॉम, यानी डी हमें दे रखा है कितना, 4.62 एंगस्ट्रॉम। Therefore, the metallic radius of atom is, अब मेटेलिक रेडियस निकालनी है तो ये रेडियस r, मैंने इसको m लिखा, r m का मतलब क्या है, मेटल की रेडियस क्या होगी, अपन यही देख रहे हैं। d का मतलब इस न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ये d/2 रेडियस होगी। तो d की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 4.62 अपॉन 2। तो रेडियस अपने पास कितनी आई, रेडियस आई 2.31 एंगस्ट्रॉम, 2.31 एंगस्ट्रॉम। चलो एक बार फिर देखें कि जो हमारे पास मेटेलिक रेडियस थी उसको अपन ने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि कोई भी दो अपने पास मेटल के एटम, जैसे अपन ने लिया पोटेशियम, पोटेशियम के दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, पोटेशियम के दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। ये न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन ने लिखा डी। मान लो पोटेशियम के लिए यहां पर अपन ने लिया कितना, 4.62 एंगस्ट्रॉम। ये डी कितना आया, 4.62 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इसको बराबर आधा कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगी किसके लिए, इसके वाले के लिए, और इधर वाले के लिए ये रेडियस आ जाएगी। अब रेडियस देखो तो इसका जैसे डी अपन को दे दिया 4.62 एंगस्ट्रॉम, अगर इसको मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गई, 2.31 एंगस्ट्रॉम। वो क्या आ गई, पोटेशियम की रेडियस आ गई। कोई दिक्कत नहीं। अब लाइन एक और याद रखनी है आपको, देखो ए मेटेलिक रेडियस ऑफ एन एटम विल ऑलवेज बी लार्जर देन एटॉमिक रेडियस, यानी मेटेलिक रेडियस बड़ी होती है किससे, कोवलेंट रेडियस से। कोई दिक्कत। चलो इसको भी आगे अपन डिफाइन करेंगे एक बार फिर। देख अगली है हमारे पास वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस का मतलब जैसे अपने कोई गैसियस पार्टिकल्स है जिसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, जिनके बीच में क्या हो, वीक वंडर वॉल फोर्स लगाओ।
जिनके यानी मॉलिक्यूल के बीच या एटम के बीच अगर लगने वाला जो फोर्स है वो वंडरवाल फोर्स है, जो क्या हो बहुत वीक हो, तो वहां पर जो रेडियस देखते हैं वो कौन सी है, वंडरवाल रेडियस। वो कौन सी है, वंडरवाल रेडियस। तो देखो वंडरवाल रेडियस को देखें, इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम। यानी कि जैसे अपने पास नोबल गैस है, मान लो, एक बार इसको सोचो, उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, दूर दूर है, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना। अभी तक तो अपन बॉन्ड बना रहे थे उनके बीच में, जैसे ये रहा, यहां पर या इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच ये बॉन्ड बना, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, इनके बीच में ये बॉन्ड बना। लेकिन ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, केवल इनके बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। कौन सा, वंडरवाल फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स है। और यहां पर जो इनके बीच की जो डिस्टेंस अपन देखेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, वंडरवाल रेडियस। ठीक है, एक बात, इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड। विशेष तौर से तो ये ध्यान में रखनी है, नॉन बॉन्डेड यानी उनके बीच में कोई प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता। नेबरिंग एटम ऑफ द एडजस्ट द मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड स्टेट, द वंडरवाल फोर्स, एक मिनट, the van der Waals force of radius and atom it will be always larger than covalent radius। यानी van der Waals, अब जाहिर सी बात है कि इनके बीच में वीक फोर्स होते हैं, तो ये क्या होगा, दूर होगा, और van der Waals फोर्स क्या होगी, कोवलेंट रेडियस से, यानी van der Waals रेडियस कोवलेंट रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो देखना है, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल, ये मेरे पास दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इधर वाला ये है, इधर वाला है, दोनों मॉलिक्यूल है, इनके बीच में यहां पर बॉन्ड नहीं है, केवल क्या है, van der Waals फोर्स लगा है। और van der Waals फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के क्या है, पास, और पास होने की वजह से यहां पर और यहां पर इनके न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया, तो वो हमारे पास क्या आ गई, van der Waals रेडियस। वो कौन सी आ गई, van der Waals रेडियस। अब इनमें फोर्स है, ये वीक होता है, तो जाहिर सी बात है ये van der Waals रेडियस हमेशा क्या आएगी, लार्ज आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस को अपन ने, इसको क्या बोला अपन ने, van der Waals रेडियस। क्या बोल दिया अपन ने, van der Waals रेडियस। ठीक है, देखो सबसे बड़ी कौन सी, तो van der Waals रेडियस सबसे बड़ी होती है, फिर मेटेलिक रेडियस, और सबसे छोटी कौन सी, सबसे कम कौन सी आएगी, कोवलेंट रेडियस। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा अगर आपको पूछे रेडियस सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो van der Waals रेडियस सबसे बड़ी ये वाली, उससे छोटी कौन सी है, तो मेटेलिक, और सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटी होती है कोवलेंट, जिनके बीच में क्या हो, कोवलेंट बॉन्ड हो। कोवलेंट बॉन्ड बना है, कोवलेंट बॉन्ड बना है, तो उनके बीच की जो रेडियस है, उनकी जो रेडियस है वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। मेटेलिक रेडियस, अभी अपन ने पहले वाले में देखा कि मेटेलिक रेडियस ऑलवेज किससे बड़ी होती है, कोवलेंट से। अब van der Waals मेटेलिक से भी बड़ी होती है, तो सबसे ज्यादा साइज किसकी, van der Waals, यानी सबसे ज्यादा रेडियस कौन सी, van der Waals रेडियस। आया समझ में। चलो, ये तो अपन ने केवल डेफिनेशन देखी कि कोवलेंट रेडियस क्या होती है, मेटेलिक रेडियस क्या होती है, और van der Waals रेडियस क्या होती है, और वास्तव में रेडियस है कैसे अपन इसको रिप्रेजेंट करें, कैसे अपन निकालेंगे, ये तो ठीक है डेफिनेशन देखी। लेकिन हमारा सबसे बड़ा काम क्या है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें यह बताना है कि जो पेरियोडिक टेबल में अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, उनकी अपन रेडियस कैसे देखेंगे। तो चलो अब अगला अपन ले रहे हैं कि पेरियोडिक टेबल वालों को कैसे अपन देखेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस, कौन कौन से फैक्टर है जो इस पे डिफेक्ट डालते हैं, और किस वजह से एटॉमिक रेडियस कम होगी या किस वजह से एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। तो दो फैक्टर अपन को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। एक तो कौन सा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे अपन बोलते हैं जेड इफेक्ट, यहां लिख दूं मैं जेड इफेक्ट। तो इफेक्ट जो अपने पास आया है वो कौन सा है, जेड इफेक्ट। इसको जेड इफेक्ट बोला जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है यहां पर अपने पास न्यूक्लियस है, जैसे देखो ये जो एक एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। सोचो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स डालेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कौन, न्यूक्लियस। यहां पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पर कौन सा, नेगेटिव चार्ज।
बाहर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कौन खींचेगा? न्यूक्लियस खींचेगा। न्यूक्लियस खींचेगा तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आएगा तो सोचो साइज बड़ी हुई या छोटी हुई? यानी छोटी हुई, रेडियस क्या होगी? कम होगी। यानी ये इलेक्ट्रॉन और अंदर की तरफ खींचा जाएगा तो रेडियस कम हुई। इसका मतलब है कि जेड इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो साइज क्या होगी? छोटी होगी। अब जेड इफेक्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन अपन देखें तो जेड इफेक्ट न्यूक्लियस द्वारा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियस द्वारा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? जेड इफेक्ट। यानी जेड इफेक्ट वो है, ये न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज इसी को कहते हैं। यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे? खींचे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है उसी को अपन क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट। अब जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी क्या होगी? कम होगी। जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी क्या होगी? कम होगी। यानी न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और खींचेगा तो बाहर वाली सेल क्या होगी? अंदर की तरफ आएगी और धीरे धीरे रेडियस क्या हो गई? छोटी हो गई। वही बात जेड इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जेड इफेक्ट 1/r। जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो रेडियस इंक्रीज होगी। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। बस ये ध्यान में रखना है कि जेड इफेक्ट होता क्या। अभी बताऊंगा जेड इफेक्ट कैसे बढ़ेगा। अब मान लो एक ही सेल में अपन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहां लगातार पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। और जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज छोटी होगी। यानी पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूं, कैसे चलूं? लेफ्ट टू राइट चलूं तो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो क्या होगा? जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा और रेडियस डिक्रीज होगी। जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा और रेडियस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये किसके लिए? जेड इफेक्ट के। लेफ्ट टू राइट की अगर बात करें तो वापस सोचना है, जेड इफेक्ट होता क्या है? जेड इफेक्ट है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस द्वारा लगाने वाला अट्रैक्शन फोर्स, उसको अपन क्या बोलते हैं? जेड इफेक्ट बोला जाता है। उसी को अपन क्या नाम दिया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। कोई दिक्कत नहीं। चलो, दूसरा है अपने पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है, देखो ये तो अपने पास एक न्यूक्लियस आ गया, इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सेल ये बनी है जहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस पर ये भी बाहर वाली सेल, इस पे भी इलेक्ट्रॉन, मैंने इस पे चार्ज लगा लिया माइनस, इस पे भी चार्ज लगा लिया माइनस, इसके पास अपने पास न्यूक्लियस के पास चार्ज कौन सा है? प्लस। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जहीं भी, उसको क्या करेगा भाई? ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। और ये इफेक्ट कौन सा लग रहा है? ये इफेक्ट लग रहा है जेड इफेक्ट। लेकिन बाहर वाले को जब अपनी तरफ खींच रहा है तो देखो यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा? माइनस चार्ज। और यहां जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा? माइनस चार्ज। सेम चार्ज पे क्या होता है? रिपल्सन होता है। अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो यहां का माइनस और यहां का माइनस, तो इन दोनों के बीच में तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। यानी इसमें और इसमें क्या होगा? रिपल्सन। अंदर वाला बाहर वाले को क्या करेगा? धक्का देगा। अंदर वाला बाहर वाले को बाहर की तरफ क्या करेगा? धक्का देगा। अब सोचो कि ये वाला अगर इसको धक्का देगा तो ये किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ जाएगा तो ये जो सेल है वो कहां आ गई? आगे आ गई, बाहर आई। इसका मतलब क्या हुआ? रेडियस इंक्रीज हुई। बाहर आई इसका मतलब क्या हुआ? रेडियस इंक्रीज हुई। समझ में आ रही लाइन? अब रेडियस इंक्रीज हुई तो कैसे भाई? ये वाला फोर्स इस पर लगा, कौन सा लगा? रिपल्सन फोर्स। उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शील्डिंग इफेक्ट।
शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब हुआ कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ, यानी कौन सा, शिल्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हुआ तो रेडियस क्या होगी, रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज। यानी ये जितना ज्यादा फोर्स बाहर की तरफ लगेगा साइज उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। ये क्या था अपने पास, शिल्डिंग इफेक्ट। ऊपर वाला क्या था, जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट तो अंदर खींचने वाला, शिल्डिंग इफेक्ट बाहर धक्का देने वाला। जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो एटम छोटा होगा, रेडियस छोटी होगी, साइज डिक्रीज होगी। दूसरा अपन ने देखा शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज बड़ी होगी, यानी रेडियस इंक्रीज होगी। ये था जेड इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट। समझ में आया? एक बार फिर देख लें आराम से इनको कि शिल्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट होता क्या है। जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। चलो अगला देखें। अब अपन को चलना है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अपन देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड्स। अभी मैंने बताया अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चले, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चले तो कैसे, जैसे एक बार इसको देखें। चलो याद देखो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मतलब है हमें इधर से क्या चलना, उधर, यहां से लेकर अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, अकॉर्डिंग टू पीरियड्स। यहां से उधर चल रहे हैं तो देखो लगातार इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में आ रहा है, लगातार इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में आ रहा है। जैसे देखो यहां पर अपन देख लेते 1s 2s या 1p 2p 3p, सॉरी 1, ये p में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो p3 p4 p5 ये सभी क्या आ रहा है, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक ही सेल में आएगा तो क्या होगा, अभी अपन ने देखा कौन सा, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। और जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि सीधी लाइन आएगी अपने पास। अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलूं अकॉर्डिंग टू पीरियड्स तो रेडियस क्या होगी, धीमे होगी, रेडियस क्या होगी, छोटी होगी। अब रेडियस छोटी होगी तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स जो है अपने पास वो कौन सा है, फ्लोरीन। सबसे स्मॉलेस्ट अगर अपने पास कोई एलिमेंट्स है तो वो कौन सा है, फ्लोरीन। यानी लेफ्ट टू राइट चले, लेफ्ट टू राइट चले तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चले तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, लेफ्ट टू राइट चले तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है तो सबसे छोटा यानी स्मॉल, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा आ गया अपने पास, फ्लोरीन। उधर लास्ट में तो क्या है, नोबल गैस है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, साइज क्या होगी, छोटी होगी। दूसरा देखिए वेरिएशन ऑफ कौन सा, अकॉर्डिंग टू ग्रुप। ग्रुप है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। जैसे अपन एक ग्रुप ले ले कोई सा भी, जैसे लिया अपन ने ये ऐसे कुछ भी 3-4 लिख लिया। अपन कल कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे तो अपन ने देखा जैसे लिथियम को अपन ने क्या लिखा 1s2 2s1 है ना, ये क्या था 3s1, ये क्या था 4s1, ये क्या था 5s1, ये क्या था 6s1। यानी 2 3 4 5 6 ये क्या है, ये नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी यानी ये अपने पास न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर मैं बोल रहा हूँ ये फर्स्ट वाली सेल है, ये सेकंड वाली सेल, थर्ड वाली सेल, फोर्थ वाली सेल। तो लगातार जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, रेडियस बढ़ेगी। तो वही लाइन टॉप टू बॉटम चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होगी, रेडियस इंक्रीज होती है। और रेडियस इंक्रीज होने का रीजन ये आ गया कि सेल बढ़ेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यानी कौन सा, शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दो ही लाइन अपन को ध्यान में रखनी है, कौन सी, लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू पीरियड्स। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। जेड इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगी। दूसरा अपन ने देखा अकॉर्डिंग टू ग्रुप, टॉप टू बॉटम अगर चले, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्ट डिक्रीज होगा, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। और शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ सेल बढ़ने से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है।
कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो दो चीजें अपन को देखनी है। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट अपने पास और है, जैसे हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, जैसे मैं एक बार इसमें एग्जांपल दूं आपको, मान लो ये था अपने पास, इसी को दे दें, ऐसे दे दें, ऐसे सबसे बड़ा एलिमेंट सीजियम। आपको पूछ ले इनको किसमें एटॉमिक रेडियस की या साइज की ऑर्डर में अपन को अरेंज करना है, तो सबसे बड़ा कौन सीजियम, सबसे छोटा कौन इसमें अभी लिथियम। ठीक है, इसे अपन ने दे दिया, जैसे ये क्या है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो साइज क्या होगी डिक्रीज होगी, यानी बड़ा कौन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबसे छोटा कौन फ्लोरीन। इसमें अपन ने देखा सबसे बड़ा कौन सीजियम। तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम अपन ने देखा, लेकिन इनको क्या कर दे, इनको दे दे अपने पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम, यानी ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाए जिनमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम हो, यानी उनको इलेक्ट्रॉन बढ़ाकर या घटाकर पूरा सबका इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया सेम, उसको अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। देखो ए ग्रुप ऑफ एटम कैटाइन एंड एनाइन विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन उसमें क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा डिफरेंट होगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया मैंने O2 माइनस O-2, जैसे मैंने ले लिया फ्लोरीन माइनस, जैसे मैंने ले लिया सोडियम प्लस, मैंने ले लिया मैग्नीशियम +2, मैंने ले लिया जैसे एल्यूमिनियम +3। अरे समझ में, यानी ये सारी चीज अपन ने ऐसे ली। मान लो मैं इसे नाइट्रोजन ले लूं, नाइट्रोजन -3, या मैंने कार्बन ले लूं, कार्बन -4। तो अब देखो इतनी लंबी चौड़ी अपन ने सीरीज बना ली, इनमें अपन इलेक्ट्रॉन देखें तो जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, यानी तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 और 4 और दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो नाइट्रोजन का 7 और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो अपने पास, यानी चलो ठीक है मैं पहले एटॉमिक नंबर लिख लूं, ये एटॉमिक नंबर फिर आपके समझ में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 11, 12 और 13। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 और 4 कितने हो गए 10, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 10, 8 और 2 और ले लिया, ऑक्सीजन के पास भी 10 हो गए, फ्लोरीन के पास 9 है, 1 और ले लिया कितने हो गए 10 हो गए, सोडियम के पास 11 है, 1 निकाल लिया तो कितने हो गए 10, मैग्नीशियम के पास 12 है, 2 निकाल लिए तो कितना आ गए 10, एल्यूमिनियम के पास 13 है, 3 निकाल लिए तो कितना आ गए 10। यानी सभी की ये चीज आपको देखनी है, इनमें क्या हो रहा है, सभी के पास इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है, इलेक्ट्रॉन क्या है सेम है, और सेम होने की वजह से उनको अपन क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर ऐसा कंसेप्ट आ जाए तो अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है, रेडियस R = 1/z, R = 1/z। Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर, Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर। समझ में आई सबके। अब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रही लाइन। रेडियस इक्वल टू अपन ने लिख लिया R = 1/z। Z क्या है एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, एटॉमिक नंबर हाई होगा तो रेडियस क्या आएगी कम, और एटॉमिक नंबर कम होगा तो रेडियस क्या आएगी ज्यादा। यानी इन वाली सीरीज में अपन देखें तो हमने देखा कि एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका, एल्यूमिनियम का, और अगर यहां पर सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो उसकी रेडियस क्या आएगी, कम आएगी। एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका, कार्बन का, तो एटॉमिक नंबर कम है तो रेडियस क्या आई ज्यादा। तो एटॉमिक नंबर सबसे कम किसका, कार्बन का, तो यहां पर C-4 सबसे बड़ा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। इनका जो ऑर्डर है वो अपने पास ये रहा, इनकी रेडियस या साइज का ऑर्डर, ये साइज का ऑर्डर। सबके समझ में आई। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की जब भी अपने पास बात आए तो विशेष तौर से ध्यान में रखना आपको ये चीज कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है
सेम है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी है। तो आज की क्लास में अपन ने एक पॉइंट देखा है एटॉमिक रेडियस। क्या देखा है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस वास्तव में होती क्या है, तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूं शॉर्ट में। एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। दो तीन नाम अपन ने देख लेते, कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। हम ये बोल रहे हैं वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी, उससे छोटी मेटेलिक रेडियस और उससे छोटी कोवलेंट रेडियस। हमने देखा जेड इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट। जेड इफेक्ट का मतलब आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है उसको बोल रहे हैं जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी क्या होगी? कम होगी। शिल्डिंग इफेक्ट यानी इनर सेल आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। तो अगर शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, साइज इंक्रीज होगी। फिर अपन ने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल में उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू पीरियड्स लेफ्ट टू राइट चले तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है और रेडियस डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम अकॉर्डिंग टू ग्रुप टॉप टू बॉटम चले तो जेड इफेक्ट कम होता है, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है और रेडियस इंक्रीज होती है। यानी ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ेगी। पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ेगी। फिर अपन ने बात की अगली वाली कौन सी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो। अगर इलेक्ट्रॉन सेम आए तो उनकी रेडियस के लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, R = 1/Z। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी रेडियस उतनी ही क्या होगी? कम होगी। एटॉमिक नंबर कम है तो रेडियस क्या होगी? ज्यादा। एटॉमिक नंबर अपन ने देखा कार्बन का कम आ रहा है, मतलब उसकी रेडियस क्या है? ज्यादा। ओके, तो आज के पॉइंट में अपन ने एक पॉइंट निकाला, कौन सा? एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया है। ठीक है, इससे आगे का पार्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। क्लास को शेयर करते रहे, सभी दोस्तों तक पहुंचाते रहे। जय हिंद, जय भारत।